नमस्कार। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो संविधान सभा पे कर रहे हैं। हमने तथ्यों की एक बहुत बड़ी बौछार इसके दौरान देखी। ऐसे ही कुछ बहुत सारे फैक्ट्स और संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें अब हम करने वाले हैं। संविधान सभा संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां थी, पहले उनकी चर्चा करें। संविधान सभा की समितियां जब हमने पॉलिटिकल ओलिगार्की की चर्चा की थी तो आपको चार विचारक बताए थे, चार नेता। आप ये बताओ कि वो चारों है कौन कौन? पॉलिटिकल ओलिगार्की, ग्रेनविल ऑस्टिन, कौन कौन है? नेहरू है, पटेल है, आजाद है और राजेंद्र प्रसाद है। एक व्यक्ति है के एम मुंशी, वो सबसे ज्यादा सदस्य विभिन्न समितियों के, 6 समितियों के सदस्य है। तो एक फैक्ट फिर तैयार हो गया कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो सबसे ज्यादा समितियों के अंदर घुसा हुआ था। वो है के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। इन समितियों के तहत हम अलग अलग समितियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उन समितियों की चर्चा करेंगे जिनका सभापतित्व तो कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में सबसे पहले कमेटी इनके नेतृत्व वाली बनी थी। वो थी संविधान सभा के कार्य संचालन के लिए जो नियम निर्माण करने हैं। तो उसका जो पूरा नाम तो हम ये कह सकते हैं, कार्य संचालन नियम निर्माण समिति, या इसको सीधा नियम समिति बोलते हैं। इस समिति को तो रेगुलर काम करने होते हैं, क्योंकि रोज संविधान सभा के सामने कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। तो उसका कार्य संचालन किन नियमों के अकॉर्डिंग किया जाए, इसके लिए समिति बनाई गई थी। और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें एक अध्यक्ष और 15 सदस्य, टोटल 16 थे। और हमने जो दुर्गा बाई को देखा, वो एकमात्र महिला सदस्य थी इसकी 15 में से। कार्य संचालन समिति एक ऐसी समिति थी जो क्या करती थी, इसका नाम भी यही है, कौन सा? संचालन समिति। ये दोनों अलग अलग है। एक का काम है उसका रेगुलर संचालन होता रहना चाहिए, व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए। और एक है संचालन के संबंध में क्या बनाना, नियम बनाना। इन दोनों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। उसके बाद वो समितियां जिनकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू की अध्यक्षता में 5-6 समितियां थी। एक समिति है देशी राज्यों के संबंध में समिति, या राज्य समिति। इसके अध्यक्ष नेहरू हैं। देशी राज्यों के संबंध में जो कोई चर्चाएं परिचर्चाएं करनी है, इनकी मांगे सुननी है, कुछ भी करना है, उसकी अध्यक्षता नेहरू करते थे, देशी राज्य समिति। एक था संघ शक्ति समिति। संघ सरकार के पास कौन कौन से कार्य होंगे, ये नेहरू के नेतृत्व में एक समिति बनी थी, वो डिसाइड करेगी। एक है संघ संविधान समिति।
संघ का संविधान है उसमें क्या प्रावधान होंगे, उसको लेके संघ संविधान समिति थी। ऐसी एक और समिति बनी हुई थी कि जो प्रारूप संविधान होगा उसके प्रारूप के ऊपर विचार समिति थी, प्रारूप विचार समिति, और इसकी अध्यक्षता भी नेहरू जी करते थे। देशी राज्यों से बात करनी है, संघ के पास कौन सी शक्तियां होंगी, संघ सूची में क्या क्या काम जोड़े जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा ये समझ लो। संघ का संविधान किस प्रकार का होगा, हालांकि बाद में तो हमने देखा संविधान कितना बना, एक बना। प्रारूप संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए समिति, सबसे पहले प्रारूप संविधान तैयार किया, कच्चा संविधान ड्राफ्ट किसने तैयार किया, आउटलाइंस तैयार की वो BN राव ने। फिर वो किसके पास आया, अंबेडकर जी के पास। अंबेडकर जी से फिर वो फाइनल होकर किसके पास गया, प्रारूप संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए समिति इसके पास गया। तो तीसरे चरण में बिल्कुल प्योर किसके द्वारा किया गया, नेहरू जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई थी। ऐसी ही कमेटियां बनी हुई है पटेल के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल के नेतृत्व में दो कमेटियां बड़ी महत्वपूर्ण है, एक है प्रांतीय संविधान समिति, अब देखिए जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें दर्ज था कि संघ का संविधान अलग होगा और राज्यों का संविधान अलग होगा, प्रोविडेंस का अलग होगा। तो संघ के संविधान के लिए तो समिति नेहरू की अध्यक्षता में, और प्रांतीय संविधान के लिए पटेल के। दूसरी एक ऐसी समिति है जिसका नाम है सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। और सलाहकार समिति को हम जो सही नाम है वो है मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इनके ऊपर सलाह देने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार समिति। इस समिति के अध्यक्ष तो पटेल थे, लेकिन इस समिति की दो उप समितियां थी। जो मूल अधिकारों के ऊपर विचार करने के लिए उप समिति बनी हुई थी उसकी अध्यक्षता करते थे JB कृपलानी। तो JB कृपलानी संविधान सभा की जो मूल अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, पटेल। यानी पटेल के नियंत्रण में समिति बनी है, उसके आगे और समितियां बनी, उनके और अध्यक्ष है। तो जो उप समिति है मूल अधिकार उप समिति, उसके JB कृपलानी। अल्पसंख्यक आधार को लेकर जो उप समिति बनी हुई है अल्पसंख्यक अधिकार वाली, उसके उप समिति के अध्यक्ष है HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये HC मुखर्जी। तो ये पटेल की अध्यक्षता में बनी हुई समिति है। पटेल की अध्यक्षता में एक और समिति बनी हुई थी जो पूर्वी पंजाब, जो भारत में रह गया, और पश्चिम बंगाल, यहाँ के अल्पसंख्यक मामलों के जो विचार के लिए एक और समिति बनी हुई थी, वो पटेल के नेतृत्व में। इनकी जो भी समस्याएं आती है उस पर विचार करने के लिए। अब हमारे पास 4 समितियां होनी चाहिए। एक जो कौन सा संविधान बनाएगी, संघ का। एक बनाएगी वो प्रांतों का संविधान, प्रोविडेंस का, राज्यों का संविधान। एक बनाएगी वो चीफ कमिश्नर का संविधान। चीफ कमिश्नर एरिया है ना, जो 3 रह गए ना भारत में, पहले 4 थे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग के लिए। बाद में इनके जो प्रावधान है वो कहां शामिल कर लिए गए, भारत के संविधान में ही। दिल्ली के बारे में, पांडिचेरी के बारे में, इनके बारे में सारे प्रावधान कहाँ हैं, हमारे संविधान में 239, 40 वो वाले। तो ये जो सेंट्रल चीफ कमिश्नरीज क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरीज, क्षेत्र, इनके लिए संविधान के लिए एक अलग समिति थी, और उसकी अध्यक्षता करते थे पट्टाभी सीतारामैया।
पटाभी सीतारमैया, चीफ कमिश्नर इस क्षेत्र संविधान। इसके बाद एक और समिति है, अभी भी एक प्रकार के राज्य बच गए, वो है भारतीय देशी राज्य आदर्श संविधान प्रारूप समिति। अभी भी देशी राज्य बच गए, तो इतना ही याद कर लो, देशी राज्यों का आदर्श प्रारूप संविधान बनाने के लिए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक समिति थी, और इस समिति के अध्यक्ष थे BN राव। अब राव, ये जो समिति है ना, ये संविधान सभा की समिति है ही नहीं, ये रियासती मंत्रालय ने बनाई है, जिसको किसके पास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास है। ये रियासती मंत्रालय की समिति है, ये संविधान सभा की समिति नहीं है। तो बाई चांस ये आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो संविधान सभा की नहीं है और इसका गठन रियासती मंत्रालय ने किया है, वो कौन सी है? ये है देशी राज्य आदर्श प्रारूप संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता किसके पास थी? BN राव के पास। ऐसा ही एक आयोग और है, वो है भाषाई प्रांत आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष हैं SK धर है। भाषा के आधार के ऊपर प्रांत बनाए जाए या नहीं बनाए जाए, इस मुद्दे के ऊपर विचार करने के लिए SK धर की अध्यक्षता में आयोग बना हुआ है। और ये जो आयोग है, इसकी जो नियुक्ति की है वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है। और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जो की है वो किसके कहने से की है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं BR अंबेडकर के कहने से की है। तो अंबेडकर की सिफारिश के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग बनाया, प्रांतों के निर्माण का भाषा के आधार पर करें या न करें, इस समस्या के ऊपर विचार करने के लिए। तो ये भाषाई प्रांत आयोग था। अब भाषाई प्रांत आयोग की हमने बाद में कई बार चर्चाएं पढ़ी है। ये भाषाई प्रांत आयोग बन गया, इसकी रिपोर्ट आई, इस पे विचार करने के लिए फिर JVP समिति बनी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल की समिति संविधान वाली, वो ये भी तीनों सदस्य हैं। इन्होंने इस पे विचार किया, फिर काम नहीं बनाएंगे। फिर अम्बेडकर जी है कि बनाओ ना इस आधार पे, बाद में नहीं बनाए। फिर वो आंध्र प्रदेश वाला झगड़ा हुआ और एक पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र बना, बल्कि आंध्र बना। फिर मजबूर होके और पटेल ने बनाया फजल अली आयोग। और जब फजल अली आयोग बना तब अंबेडकर ने कहा कि अब बेडियों की क्या उतर ली गई है? ऊन। और वो क्या महसूस कर रहे हैं? सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था बना दो, अब क्यों बेशर्मी महसूस कर रहे हो जब बना रहे हो? तो हमने तो पहले ही कहा था। तो ये हमने विभिन्न समितियां की, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, नेहरू के, पटेल के और पटाभी सीतारमैया के। तो संघ शक्ति समिति, प्रांतों का संविधान और किसका संविधान? चीफ कमिश्नरीज। और देशी राज्य वाली समिति अलग है। अब एक जो महत्वपूर्ण समिति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, जिसका हम सीधा नाम तो ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी, उसकी हम चर्चा करते हैं। इस कमेटी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो इस कमेटी का नाम है। एक तो इसका नाम देख लेना, कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसको स्क्रूटनाइज करना है, स्क्रूटनी करनी। स्क्रूटनी होती है छंटनी करना या छांटना, समीक्षा करना। समीक्षा नहीं है, संवीक्षा होता है। ये समीक्षा को संवीक्षा लिख दो। तो इस कमेटी का सही नाम क्या है?
प्रारूप संविधान पर प्रारूप संविधान समीक्षा समिति, ये इसका सही नाम है, प्रारूप संविधान समीक्षा समिति, स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कमेटी। स्क्रूटनी होती है समीक्षा, समीक्षा नहीं, समीक्षा तो रिव्यू होता है, समीक्षा स्क्रूटनी करना, उसमें काट छांट करना। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में? जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसने तैयार किया है? बीएन राव ने। बीएन राव ने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है उसमें क्या करनी है? उसकी स्क्रूटनी करनी है, उसमें काट छांट करनी है। उसके लिए कौन सी कमेटी बनी है? ये वाली कमेटी। अब इस कमेटी के प्रारूप संविधान समीक्षा समिति, इसकी हम अलग अलग प्रकार से चर्चा करते हैं। इसकी एक चर्चा तो ये है कि इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन थे और कितने थे। एक अध्यक्ष था और इसके 6 सदस्य थे। पहले तो उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर किसने बनाई ये और चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्ष हैं इसके BR अंबेडकर। अब इसके सदस्य कौन है? इसके सदस्य जो 6 हैं, इनमें अधिकांश के नाम में कृष्ण है। ठीक है, देखते हैं पहले। N गोपाल स्वामी आयंगर, एक आयंगर जी हमने देखा वो HVR आयंगर है, वो सचिव है, और ये N गोपाल स्वामी आयंगर ये अलग है। एक इसके सदस्य है अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये गोपाल स्वामी है, और ये कृष्णा स्वामी अय्यर। ये अय्यर तो हम कब सुनते हैं? ये वो एक फिल्म है ना, कौन से, उसमें सुनील दत्त हीरो है ना, तीसरा। उसके बाद हाँ, उस फिल्म में चले जाओ, यहां मत रहना। KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, यहां फिर कन्हैया, यहां गोपाल, यहां कृष्ण, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। और ये एकमात्र सदस्य हैं जो किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। फिर एक है, इनको पहले कृष्ण कृष्ण वाले कर लेते हैं, वो है N माधव राव। माधव भी किसको बोलते हैं? कृष्ण को भी बोलते हैं। ये एक कोई मिस्टर BL मित्र थे। देखिए, मैं इसका पूरा नाम तो मित्र साहब का नहीं जानता। BL मित्र, BL मित्र ने अपने स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया? त्याग पत्र, स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया। तब फिर N माधव राव को उनकी जगह मनोनीत किया गया। फिर एक सदस्य है आपके TT ये कृष्णाचारी। अब देखो, अब आप उस कंफ्यूजन को दूर कर लो। एक है VT कृष्णाचारी और एक है TT कृष्णाचारी। VT कृष्णाचारी जयपुर से गए हैं और वो संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष है, और ये TT कृष्णाचारी है जो प्रारूप समिति के सदस्य है। इनको तब बनाया गया जब खेतान साहब की क्या हो गई? डेथ हो गई। और एक सदस्य है जो मुस्लिम लीग से, और वो है मोहम्मद सादुल्ला। अब बड़ी बात देखिए, इनमें एक भी नाम, सादुल्ला को छोड़ दो आप, बगैर कृष्ण के नहीं है। यहां तक कि कृष्ण भी सबका क्या था?
मित्र था, चलो इसको छोड़ दो, फिर भी ये देखो 500 नामों में कृष्ण है। तो ये समिति है। अब आया कि इस समिति का निर्माण क्यों है, ये तो हमने देख लिया। क्योंकि जो प्रारूप संविधान बनाया है किसने, बीएन राव ने, और बीएन राव ने प्रारूप संविधान बना दिया, तब ये कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, अपने देश की आजादी के 14 दिन बाद। बीएन राव बोला मैंने अपना काम कर दिया, अब आप देखो स्क्रूटनी जो करनी है इसके अंदर, स्क्रूटनी होती है छंटनी, कांट छांट जो करना है, तो बड़ा लंबा चौड़ा एक पोथा दे दिया तैयार करके, अब करो इसके अंदर आप जो भी कांट छांट करनी है, जोड़ना घटाना है। ये है स्क्रूटनी समिति, समीक्षा समिति। 29 अगस्त को संविधान सभा के एक सदस्य थे सत्यनारायण सिन्हा। इन्होंने प्रस्ताव रखा, और ये जो सुझाव आया था कि देखो बीएन राव ने अपना तो काम कर दिया, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा है कि इस पे पूरी संविधान सभा चर्चा करने बैठे ना सालों साल लग जाएंगे इस इतने बड़े पोथे के ऊपर। तो क्या करें, कमेटी बिठाओ जो इसी के ऊपर काम करेगी, अपने और काम कर लेते हैं तब ये कमेटी बिठाई गई थी। और ऐसा सुझाव दिया था, कोई बिजनेस कमेटी बनी हुई थी पहले कोई, उसने तो ठीक है प्रारूप समिति बनाते हैं, चलो बनाते हैं। तो प्रस्ताव किसने रखा, सत्यनारायण सिन्हा, ऐसी कमेटी बनाते हैं। सबने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। फिर इसके ये सदस्य होंगे, तो नाम भी किसने सुझाए, सत्यनारायण सिन्हा ने। उसमें से ये शुरुआती नाम ये थे, ये तो बाद में आए। तो ऐसे करके और इन 7 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया, किसके प्रस्ताव के ऊपर, सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पे। वो सच्चिदानंद सिन्हा है और ये सत्यनारायण। इन्होंने प्रस्ताव रखा 7 आदमियों का, 7 आदमियों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया, किसने, संविधान सभा ने। तो प्रारूप समिति का निर्वाचन हुआ था किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। फिर 29 तारीख को ये बनी, इसकी पहली बैठक हुई 30 अगस्त 1947 को, अगले ही दिन। और इन सभी सदस्यों ने, 6 सदस्यों ने मिलकर कहा कि अंबेडकर जी हमारे क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो अंबेडकर को अध्यक्ष किसने बनाया, प्रारूप समिति के सदस्यों ने अंबेडकर का निर्वाचन किया, निर्विरोध निर्वाचन हो गया। अंबेडकर जी निर्विरोध निर्वाचित है प्रारूप समिति के द्वारा, और प्रारूप समिति निर्विरोध निर्वाचित है संविधान सभा के द्वारा। अब अंबेडकर जी बन गए। उसके बाद 2 सीटें खाली हो गई। तब ये प्रावधान था कि अगर बीच में से किसी कारण से सीट खाली हो जाती है, तो जो सीटें खाली होगी वहां मनोनयन का अधिकार किसके पास है, संविधान सभा के अध्यक्ष के पास है। तो फिर जब खेतान साहब की डेथ हो गई और मित्र साहब ने जब इस्तीफा दे दिया इस कमेटी से, तब टीटी कृष्णाचारी और एन माधव राव को बनाया किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 2 और सदस्य मनोनीत कर दिए। तो ऐसे करके और कौन सी समिति ने काम शुरू किया, प्रारूप समिति। तो ये हमने कौन सी समिति की, प्रारूप समिति। ठीक है, अन्य समितियां भी कर ली। अब हम ने जब ग्रेनविल ऑस्टिन को किया था, तो हमने कहा था जब भारत का संविधान तैयार हुआ, उस संविधान में हमने परिवर्तन के साथ चयन की कला कि हमने चयन भी किया, लेकिन उस चयन में क्या किया, हमने परिवर्तन भी। तो हमने चयन कहां से किया, उसकी हम चर्चा करते हैं। अब हम करेंगे कि हमने कहां से क्या लिया है, किस देश के संविधान से। भारतीय संविधान के जो सोर्स है, स्रोत है, उनकी हम चर्चा करें। कौन से सोर्स है। जब संविधान सभा ने संविधान लिखने का काम शुरू किया और संविधान सभा का चर्चा चली, तो अंबेडकर जी ने विरोध किया हमेशा। और अंबेडकर जी का शुरुआती विरोध इस मुद्दे को लेके था कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें वो सारे प्रावधान है जो किसी भी देश के संचालन के लिए क्या होते हैं, जरूरी। तो अपन इसी में थोड़ी मोटी तोड़ फोड़ कर लेते हैं, बाकी नया संविधान लिखने की आवश्यकता नहीं है।
और वास्तव में हमने कुछ नया लिखा ही नहीं। ये हाईग्रेव ये कहते हैं, अंबेडकर जी भी ये कहते हैं कि भारत का काम किससे चल सकता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो हमने बाद में हाईग्रेव जी कहते हैं कि अगर आप भारत का संविधान देखो तो 395 में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं कि या तो वो हूबहू कहां से ले लिए गए हैं 1935 के, या उनकी भाषा में थोड़ा बहुत क्या कर दिया गया है परिवर्तन, बाकी वही है। तो कोई मौलिक काम नहीं हुआ। अधिकांश कौन सा ले लिया है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। कोई एक प्रावधान नहीं है, चाहे वो संघ के प्रावधान हो, चाहे वो सूचियां हो, चाहे वो आपातकालीन प्रावधान हो, चाहे संघ के संबंध में झुकी हुई चीजें हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो नौकरशाही हो, नौकरों की सुरक्षा हो, चाहे वो राज्यपाल हो। क्योंकि 250 अनुच्छेद लिए ना, तो हमें कितनी बातें बतानी पड़ेगी? 250 बातें। तो अधिकांश हमारा जो देश है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है आज भी? 1935 के भारत शासन अधिनियम। वैसा ही संघ है, वैसी न्यायपालिका है, बहुत थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ वही संसदीय प्रणाली है, वही राज्यपालों की नियुक्तियां हैं, गवर्नर को राज्यपाल हमने कह दिया, वही उस टाइम में जो डिसाइड किया गया था आयोगों के बारे में, वो सब वही है। तो हमने 250 अनुच्छेद ले लिए। उसके बाद चूंकि भारत का संविधान और भारत को जो आदत पड़ चुकी थी वो अंग्रेजों वाली पड़ चुकी थी, तो हम बहुत ज्यादा हमने जो प्रावधान लिए वो कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। अब हम अलग अलग देशों की चर्चा करेंगे कि हमने कहां से क्या लिया है। तो हमारे पास चर्चा करने के लिए एक देश है ब्रिटेन। बड़े प्रावधान लगा से लिए ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने अध्यक्षात्मक की बजाय कौन सा रखा है? संसदीय शासन प्रणाली। अब जब हम संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा करते हैं तो इस रिलेटेड जितने भी शब्द है हमारे पास, संसद के विशेषाधिकार, संसद सदस्यों को विशेष अधिकार होते हैं कि आप इतने दिन में गिरफ्तार नहीं कर सकते, बगैर उससे पूछे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसे 5-6 विशेष अधिकार है। और संविधान संसद में कोई भी व्यक्ति विचार और व्यक्ति का पूर्ण प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध है नहीं है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। संसदीय शासन प्रणाली की एक और बड़ी विशेषता होती है, वो विशेषता ये होती है कि यहां जो मंत्री परिषद होती है वो लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व तो है अपने, ये तो इसकी विशेषता इसके साथ ही जुड़ी हुई है, सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय कार्य प्रणालियां कि संसद काम कैसे करती है। पहले एक अनुच्छेद आएगा, उसका पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, फलाने प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सारे कहां से लिए? हमने ब्रिटेन से। संसद काम कैसे करती है वो सारा यहां से लिया हुआ है हमारा। उसके बाद यहां से लिया है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। फिर यहां से हमने एक पद लिया है, कौन सा? के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बस थोड़ा फिर वही चेन के साथ परिवर्तन। ब्रिटेन में खर्चा करना है तो भी किससे पूछना पड़ेगा? केग से, और खर्चा होने के बाद भी बताना किसको पड़ेगा? केग को। लेकिन भारत में उल्टा कर दिया, भारत में खर्चा कर दो उसके बाद किसको बता दो? केग को। तो थोड़ा सा अर्थ कर दिया हमने। क्या हुआ? हम बाद में बताओ ना। तो ये क्या करता है, ये मरी हुई लाश क्या क्या करता है? पोस्टमार्टम करता है। जबकि ब्रिटेन में पहले ही पता कर लेता है पैसा क्यों चाहिए। तो भ्रष्टाचार होने के बाद थोड़ी रुकता है, भ्रष्टाचार तो कब रुकता है? पहले रुकता है। तो भारतीय क्या है, बहुत होशियार होते हैं। इन्होंने केग को इतना कमजोर कर दिया कि ये तो बाद में पोस्टमार्टम करा, जिंदा कैसे रखना ये नहीं करता ये। फिर यहां अटॉर्नी जनरल, सरकार का, संघ सरकार का सबसे बड़ा वकील अटॉर्नी जनरल।
अटॉर्नी जनरल, इसको हिंदी में क्या बोलते, महान्यायवादी, महान्यायवादी का पद अटॉर्नी जनरल। उसके बाद ये जो चयन है संसद के सदस्यों का और विधायिकाओं का, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सब कहां से लिया हुआ है, ये ब्रिटेन से लिया हुआ है। उसके बाद हम और किसके ऋणी हैं, यूएस के। यूएस के हम ऋणी हैं कि यूएस से हमने एक पद लिया है, कौन सा, उपराष्ट्रपति का। दूसरा, यहां से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है कि संसद कार्यपालिकाएं जो भी काम करेगी उसका विधायक का, न्यायपालिका क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, अमेरिका से लिया हमने। इसके बाद जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये भी कहां से ली है हमने, ये भी अपने यूएसए से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बाद ये जो न्यायाधीशों का क्या लगाना इनके ऊपर, महाभियोग नहीं लगता न्यायाधीशों पे, न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल होता है, ये भी हमने वहीं से लिया है। और अपन ने क्या लिया वहां से, और ये सबसे महत्वपूर्ण, हमारे कौन से अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अपने वहीं से लिए। तो उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों को हटाना और मूल अधिकार, ये यूएस से लिया। प्रस्तावना, अब इस प्रस्तावना पे चर्चा करते हैं। प्रस्तावना का जो आइडिया है वो सबसे पहले किसके पास था, अमेरिका, वहीं आया सबसे पहले, फिर अन्य जगह पे आया। और प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से लिए हमने, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा के अंदर जो शुरुआती और अंतिम शब्द है वो हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। देखिए प्रस्तावना भी आइडिया लिया कहां से, अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या ले लिया, उसकी भाषा, और आयरलैंड से उसके कुछ शुरुआती शब्द और कुछ आत्मार्पित, अधिनियमित, और ये हमने वहां से लिया, आयरलैंड से। तो प्रस्तावना भी यूएस, ऑस्ट्रेलिया और किससे मिलके बनी है, आयरलैंड से मिलके बनी है। उसके बाद हमारे पास एक देश और है, कौन सा, कनाडा। भारतीय जो संघीय व्यवस्था है ये कनाडा से ली हुई है। कनाडा को जो 1867 का जो नॉर्थ अमेरिका एक्ट है, उत्तरी अमेरिका अधिनियम है, जो ब्रिटेन ने बनाया था, वहां से लिया है हमने कनाडा से संघीय व्यवस्था। कनाडा को नॉर्थ अमेरिका जो एक्ट है उससे संचालित किया जाता है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा, बताओ, राष्ट्रपति के द्वारा। वहां गवर्नर जनरल करता है, अपने राष्ट्रपति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां, क्यों वो सारी होगी ना, अवशिष्ट शक्तियां किससे है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होगी, इकाइयों के पास, ये हमने कनाडा से लिया है। सशक्त केंद्र, संघीय व्यवस्था में सशक्त केंद्र भी हमने वहीं से तो है सारा कुछ, तो ये सारे प्रावधान हमने कनाडा से लिए। चाहे वो सशक्त केंद्र हो, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हो, राज्यपालों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा हो, उनको हटाना हो, संघीय व्यवस्था, इसके सारे प्रावधान ये। और उसके बाद हमने एक और मजेदार चीज कनाडा से, वो है अनुच्छेद 143 के तहत जो परामर्श है न्यायपालिका का, जिसके तहत राष्ट्रपति न्यायपालिका से परामर्श ले सकता है किसी भी सार्वजनिक महत्व वाले जो विषय है, वो वाला भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से। तो हमने बड़े बड़े प्रावधान ब्रिटेन, यूएस और कहां से लिए हैं, कनाडा से। अब हमारे पास जो अगला प्रावधान है वो अन्य और कुछ देश हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो कई बार भले ही इनके मिलान करना आ जा सकता है, ये आ सकता है इनमें से कौन सा किसी देश से नहीं लिया है। ये जब हम बार बार इनकी व्यापक चर्चाएं सबकी होगी तो फिर चर्चाएं आ जाएगी कि ब्रिटेन से आया है, ये अमेरिका से आया, ये कनाडा से आया। ये कई बार पूछे जाते हैं, कैग और अटॉर्नी, इनको आप ढंग से क्या देना, कुछ पदाधिकारी है ना, वो कहां से आए हैं, कैग और अटॉर्नी जनरल।
ये ब्रिटेन से आए, ये पद है जो। अब हमारे पास जो अन्य देश हैं उनमें हम चर्चा कर सकते हैं आयरलैंड की, उनमें हम चर्चा कर सकते हैं फ्रांस की, उनमें हम चर्चा कर सकते हैं जर्मनी की। हमारे पास चर्चा के लिए है सोवियत संघ। हम चर्चा कर सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका की। दक्षिणी अफ्रीका को यही कंप्लीट कर देते हैं। यहां से लिया है हमने संविधान संशोधन। सोवियत संघ, यहां से लिए हमने मौलिक कर्तव्य, जो बाद में जोड़े, मूल संविधान में तो थी नहीं, हम स्रोत देख रहे हैं। जर्मनी से लिए हैं हमने आपात उपबंध, और आपात उपबंधों के समय किसका सस्पेंड होना? मूल अधिकार। ये हम जर्मनी से आए 1935 में। 1935 में कहा गए? हमारे पास आ गए। आपात उपबंधों के समय मूल अधिकारों का स्थगित होना। फ्रांस से लिया है हमने गणतंत्र, कि भारत एक गणतंत्र होगा, यानी राष्ट्रपति होगा भारत में एक, वो फ्रांस से लिया हमने। अब आ गया आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है नंबर 1, और राष्ट्रपति के महाभियोग से हटाया जा सकता है, और महाभियोग की जो क्या है प्रक्रिया, दोनों कि राष्ट्रपति महाभियोग से हटेगा इम्पीचमेंट से, और इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या है, ये वहां से लिया आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने ये कौन सी है, हाँ ये नीति निर्देशक तत्व है ना, ये कुछ वहां से लिए, सारे तो नहीं। डीपीएसपी वहां से लिए, नीति निर्देशक तत्व वहां से लिए आयरलैंड से। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य आयरलैंड से है। डीपीएसपी तो हम बहुत बार करते हैं, इनका चक्कर ही नहीं है। महाभियोग और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की कहां से चुन के आएगा, ये आयरलैंड से सीखा हमने। हमने ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा, और यहां से हमने लिया एक सूची, कौन सी? संवर्ती सूची। ये 1935 में ही वहां से फिर अपने पास आ गई, कुछ और ले लिया वहां से, क्या क्या और जोड़ सकते हैं। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और क्या है? हाँ, ये जो साधारण विधेयक के ऊपर संयुक्त सत्र होता है, ये भी हमने वहीं से लिया। संयुक्त अधिवेशन, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये हमारे वो प्रावधान है जो हमने विभिन्न देशों से लिए है। ये इनकी चर्चाएं तो बार बार आएगी, कि इनकी भी आ जाएगी। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य आयरलैंड से। गणतंत्र की, भारत एक गणतंत्रात्मक देश होगा, कहां से है? फ्रांस से। आपात उपबंधों में मूल अधिकार निलंबित होंगे, जर्मनी। सोवियत संघ से हमने बहुत बाद में जाके क्या लिए? मौलिक कर्तव्य। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने वहां से सीखा इसको। दक्षिण अफ्रीका से सीखा कि संविधान संशोधन कैसे करेगा। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची ली, और साधारण विधेयक पे ज्वाइंट सेशन का हमने प्रस्ताव लिया। अब हम अंतिम मुद्दा बचा है हमारे पास, और वो है संविधान सभा की आलोचना, कि इसकी आलोचना क्या है। देखिए, इनकी आलोचना किन किन मुद्दों पे की जाती है।
संविधान सभा की आलोचना का जो एक आधार है वो ये है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। इसका मतलब जैसे संविधान सभा अमेरिका की थी वो संप्रभु थी, जबकि यहां की संविधान सभा तो अपने मालिकों ने बनाई है, अंग्रेजों ने। तब चर्चिल ने इसको चुनौती दी कि यह संविधान सभा है, ये मान्य नहीं है। और ऐसी ही एक चुनौती और किसने दी? AMR जयकर, कि ये संविधान सभा संप्रभु नहीं है, यानी ये तो गुलाम मालिकों के द्वारा एक गुलाम देश के लिए बनाई गई है, संप्रभु नहीं है। लेकिन हमने देखा कि ये इसकी आलोचना व्यर्थ है। संविधान सभा ने हमेशा ही स्वतंत्र रह के काम किया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद तो हम पूर्ण रूप से क्या हो गए थे? संप्रभु हो गए थे। तो कोई ऐसा दबाव में हमने प्रावधान नहीं जोड़ा जो हमसे ब्रिटेन ने कहा होगा, कुछ नहीं किया। संप्रभुता पूर्ण, जो हमारी संविधान सभा थी ये क्या थी? पूर्ण संप्रभु थी। दूसरा ये कहते हैं कि ये प्रतिनिधित्वकारी नहीं है। इसका जो स्वरूप है वो कैसा नहीं है? ये लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है सही रूप में। और ये कहना था, विशेष करके ये ज्यादा जो शोर मचाया वो किसने मचाया? समाजवादियों ने। इसलिए समाजवादियों ने सदस्यता स्वीकार ही नहीं की किसकी? संविधान सभा की। लोहिया, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, JP नारायण, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कितने बड़े बड़े लोग देखिए बड़े लोगों में कौन सदस्य नहीं था? महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। चलो ये तो इन चीजों से ऊपर उठे हुए। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू सदस्य नहीं थे। लेकिन बड़े नेताओं में एक नाम किसका है? JP नारायण का, एक नाम है राम मनोहर लोहिया का, और एक नाम है आचार्य नरेंद्र देव का। ये भी सदस्य नहीं थे। ये अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, ये कितने बड़े बड़े नेता थे। विंदु मसानी, तो JP नारायण, लोहिया, नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, उसके बाद अशोक मेहता, मेहता समिति वाला, ये इसलिए नहीं थे कि ये कौन थे? समाजवादी। ये कहते थे कि ये जो संविधान सभा है ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, जबकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के ऊपर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी चाहिए। तो समाजवादियों ने इसका विरोध किस आधार पे किया? प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे। तो बताओ संविधान सभा कैसे बनी हुई थी? आप बताओ। आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। एक आधार ये था। एक आधार ये है कि इसमें किसका प्रभुत्व था? कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो संविधान सभा एक देश का, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। किसने कहा? कांग्रेस ही संविधान सभा है और कांग्रेस ही भारत है, ग्रेनविल पोस्ट। इसका तात्पर्य है कि यहां सारी शक्तियां कितने दल के पास थी? एक ही दल के पास थी। उसके बाद है कि ये किसका है? हिंदुओं का, यानी अल्पसंख्यकों को यहां प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, हिंदुओं का है। और ये कहना था किसका? विस्काउंट का। ये कहना था जो साइमन महोदय यहां आए थे उनका। और चर्चिल का ये कहना था कि ये कैसा है? एक जातीय संस्थान है। ये जो संविधान सभा है एक ही जाति, यानी सिर्फ हिंदुओं की है ये, और किसी की नहीं है। दूसरा है कि ये दरअसल किसके प्रभुत्व में थी? वकीलों के प्रभुत्व। इसके जो अधिकांश सदस्य थे वो वकील थे, चाहे फ्रैंक एंथनी था, चाहे नेहरू जी थे, अंबेडकर थे, चाहे पटेल थे, ये अधिकांश लोग के थे, वकील थे ये। इसीलिए हमारे संविधान की भाषा इतनी क्लिष्ट है, क्योंकि वकीलों ने तैयार किया है। इसीलिए आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं कि ये दरअसल किसके लिए स्वर्ग है? वकीलों के लिए। आइवर जेनिंग्स।
इसीलिए मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है आपको, और खुद को भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसी बात बहुत सी क्लिष्ट है। हर चीज में इतने किंतु और परंतु लगे हुए हैं कि पूछिए मत। आइवर जेनिंग्स, ये किसका स्वर्ग है? कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए, और वास्तव में स्वर्ग है ये। जितने भी केस होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि बहुत ही क्लिष्ट है, समझ में नहीं आता। समझ नहीं आता तो फट से लोग कहां पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसकी व्याख्या को लेकर बहुत ही विवाद होते हैं। ये था आइवर जेनिंग्स, वकीलों के लिए स्वर्ग है। और एक और आलोचना इस आधार पे की जा सकती है कि ये जो भारतीय संविधान तैयार हुआ संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा की आलोचना कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान तैयार करते वक्त किसका ध्यान नहीं रखा? भारतीयता का ध्यान नहीं रखा। ये पाश्चात्य जगत से उधार ले लिया गया। आप देखो, हमने जो अधिकांश प्रावधान उधार लिए वो कहां से लिए हैं? वो अंग्रेजों से लिए हैं या पाश्चात्य देशों से लिए हैं? हमने फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, कनाडा से और यूएस से। तो इसका मतलब इसमें भारतीयता का पुट नहीं है। स्थानीयता क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, भाषाएं, सोच सब अलग है, तो हमें से भारतीयता का पुट होना चाहिए था। और भारतीयता का पुट नहीं है, इसीलिए ना ये संविधान चल नहीं पाएगा और बनते ही ढह जाएगा। ये कहना था लक्ष्मी नारायण साहू का। हाँ। दूसरा है, वो है आपके के हनुमंतैया। के हनुमंतैया कौन है बताओ? के हनुमंतैया के हनुमंतैया वो विद्वान है जिनको प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था जब मोरारजी ने इस्तीफा दे दिया था। मोरारजी ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि मोरारजी वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बन गए थे। तब के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वो के हनुमंतैया कह रहे हैं कि हमने ये सोचा कि जो संविधान सभा है उसमें या तो वीणा बजेगी या सितार बजेगा, यानी इसमें जो भी वो चर्चाएं होगी वो भारत की परिस्थितियों, संस्कृति और लोगों के इच्छाओं के अंदर और लोकेलिटी के अनुकूल होगी कि भारतीय क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या बज रहा था? अंग्रेजी बैंड बज रहा था। यानी पूरे जो प्रावधान थे वो हमने कहां से ले लिए हैं? वो पाश्चात्य जगत से ले लिए। ये के हनुमंतैया का। और फिर अंबेडकर जी ने ये कहा कि देखिए, भारत का संविधान, लक्ष्मी नारायण साहू कह रहे हैं कि इसलिए फेल हो जाएगा कि ये कहां से आया हुआ है, बाहर से। इसलिए फेल नहीं होगा कि भारतीय संविधान तब फेल होगा जब इसको लागू करने वाले लोग क्या होंगे, वो खराब निकलेंगे। तो संविधान खराब नहीं होता, खराब कौन होते हैं? इसको लागू करने वाले लोग होते हैं। तो 356 खराब नहीं है। खराब क्या है? जब इसको लागू करने वाले लोगों की मंशाएं अच्छी नहीं होती, 356 खराब है। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, संविधान सभा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।